हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। तो हम लोग फ्रांस के क्रांति का आज की इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो क्लास 9 के भारतीय भवन बुक से रिलेटेड है। इसका चैप्टर 1 और 2 का लघु उत्तरीय हमने करा दिया है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका भी हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। साथ में ही आपको आई बटन पे उसका लिंक भी दिया हुआ रहेगा प्लेलिस्ट का, जहां से आप सारे जो लघुतरीय और अति लघुतरीय हैं इस चैप्टर में क्लास 9 के हिस्ट्री में उन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाकर के उसे भी देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके पढ़ाई को बूस्ट कर सके। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन को, बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, तभी आप सारे क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे और साथ में उसको आप लिख भी पाइएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, जो आपको लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बटा था। तीसरे वर्ग की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो वहां की जो समाज थी वो कितने भागों में बटा हुआ था, क्वेश्चन आपसे पूछा है। और जो बटा हुआ था उसमें तीसरा जो वर्ग था या तीसरा जो पार्ट था उसका स्थिति कैसी थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है कि जो फ्रांस की क्रांति के समय वहां की जो समाज थी वो 3 भागों में विभक्त थी। कौन कौन से भाग में? कुलीन वर्ग में, पादरी वर्ग में और सर्वसाधारण वर्ग में। यानी जो तृतीय वर्ग थी उसका नाम था सर्वसाधारण वर्ग, या इसे साधारण वर्ग के भी नाम से जाना जाता था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वसाधारण वर्ग या इसे तृतीय वर्ग के नाम से जाना जाता था। अब आइए सर्वसाधारण वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सर्वसाधारण वर्ग में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी, इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यानी आपसे पूछा जाए कि सर्वसाधारण वर्ग में कौन से लोगों की अधिक संख्या थी, तो आप क्या बताएंगे कि सर्वसाधारण वर्ग में सबसे ज्यादा जो रहने वाली संख्या थी वो किसानों की थी और इनकी जो स्थिति थी एकदम से बेकार थी, एकदम से खराब थी। ठीक है, किसानों को विभिन्न प्रकार के कर देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? बहुत तरीके का टैक्स देना पड़ता था। सामूहिक रूप से उसे तीसरे वर्ग को अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष कर या टाइल चुकाने पड़ते थे। यहाँ करा लिखा गया, प्रत्यक्ष कर या टाइल चुकाने पड़ते थे। टाइल भी क्या है? तो एक प्रकार का टैक्स ही है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों मिलाकर के इन लोगों को चुकाना पड़ता था अपने उच्च वर्ग के, यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को। जैसे नमक पर भी इन्हें क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। तंबाकू पर भी इन्हें टैक्स देना पड़ता था। और अप्रत्यक्ष तो जो करते वो तो अनगिनत है, उनकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि कैसा इनकी स्थिति रहा है उस टाइम में। इनको अनेक तरीके से कर देना पड़ता था। ठीक है, राज्य की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था थी वो तीसरे वर्ग से प्राप्त कर पर ही आधारित थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि पूरे राज्य का जो अर्थव्यवस्था थी वो किसानों पर क्या थी? आश्रित थी। जो किसान कर देते थे उसी पे ये लोग क्या करते थे? आधारित होते थे, यानी उस पर आधारित होते थे। तो इस तरीके से जो तीसरा वर्ग था उनको झेलना पड़ता था अपने अन्य 2 वर्गों के अपेक्षा, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की अपेक्षा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रांस की क्रांति में रूसों का क्या योगदान था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय रूसों का क्या योगदान था। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति में रूसों का महत्वपूर्ण योगदान था। वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रूसो किस शासन व्यवस्था का समर्थक था, तो आप लोग बताएंगे लोकतंत्रात्मक। ठीक है, उसका कहना था, किसका? रूसो का, कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वो हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। यानी इस तरीके से वो अपने विचारों से लोगों को क्या करता था? प्रभावित करता था कि जो हम मनुष्य हैं वो फ्रीडम पैदा लिए हैं, लेकिन अभी के टाइम में हम सभी जगह जंजीर से जकड़े हुए, सभी जगह हमें जकड़ लिया गया है। रूसो इन जंजीरों को तोड़ फेंकने को कहा। रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस की क्रांति में विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, पृष्ठभूमि।
ठीक है, पृष्ठभूमि जो थी वो तैयार किया। यानी रूसो की जो योगदान रहा फ्रांस की क्रांति में, वो लोगों को प्रेरित करने के लिए रहा, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए रहा, ताकि लोग अपनी हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वो सरकार से मांग करे और अपने आप को स्वतंत्रता प्राप्त करा सके। तो इन चीजों में रूसो का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में किस पर बल दिया गया था। तो उत्तर में हमने लिखा है कि मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा में समानता, समानता का मतलब होता है सभी को एक जैसा, सभी मनुष्य एक जैसा होंगे। स्वतंत्रता का मतलब सभी को आजादी मिलेगी कुछ भी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो इलीगल है यानी जो संविधानिक है। संपत्ति की सुरक्षा उन्हें दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि अब जो मनुष्य हैं वो बहुत कम संपत्ति रखेंगे, ऐसा उनको अधिकार नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे इन सभी अधिकारों की घोषणा की गई थी, जिनमें अत्याचारों से मुक्ति दिलाने पर भी बल दिया गया था कि जो पहले अत्याचार होता था, जिस समय राजशाही था, तो वो आज के समय में वो अत्याचार नहीं होगा, इस पर मुक्ति आपको मिलेगी, अत्याचार से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। तो इन सारे चीजों पर बल दिया गया था मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा में। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया। तो ये तो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ लिया था कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है वो फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया था। चलिए आज भी यहाँ पे आपको समझा ही देते हैं। कहता है कि फ्रांस पर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो था वो बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को आर्थिक और सैनिक सहायता दी थी। कब? जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय फ्रांस की जो राजा थे, फ्रांस का जो सम्राट था, उसने अमेरिका को आर्थिक और सैनिक दोनों तरीके से सहायता प्रदान किया था। युद्ध के बाद जब वे सैनिक और स्वयंसेवक स्वदेश लौटे, तो उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि स्वतंत्रता तथा समानता के जन सिद्धांतों के लिए जो वो संघर्ष कर रहे थे, अपने ही देश में उन्हीं का अभाव है। यानी युद्ध में लड़ने के लिए जो सम्राट ने सेना भेजा था और सेना के जो प्रमुख नायक भेजे थे, तो उन सबों ने जब युद्ध लड़कर अपने देश लौटे, तो उन्होंने ऐसा पाया कि हमारे ही देश में इस तरीके का माहौल है कि जिनमें हम लोग अपने आप को स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष करता दिख रहे हैं, और हम दूसरे कंट्री में इस चीज को हम व्यवस्थित करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने ही देश में उनको ऐसा लगा, और इस कंडीशन से वे क्या हो गए? राजतंत्र विरोधी हो गए। क्या हो गए? राजतंत्र विरोधी हो गए। सरकार दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई, और इन घटनाओं ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो आपने देखा कि कैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि बास्तिल के पतन का फ्रांसीसी क्रांति में क्या महत्व था। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बास्तिल के पतन का फ्रांसीसी क्रांति में अत्यधिक महत्व था, क्योंकि इस पतन में जनसेना की या वहां के लोग की पहली जीत थी। इस जीत की खबर गांव-गांव तक फैल गई, जिससे प्रेरित होकर ग्रामीण लोगों ने किलों को नष्ट कर दिया, गोदामों में रखे गए अनाजों को लूट लिया, लगान एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों को जला करके खाक कर दिया। इन सभी परिस्थितियों से बाध होकर सम्राट ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान की और संवैधानिक नियंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी हो गया। यानी बास्तिल के पतन से वहां के जो राजतंत्र था या वहां के जो लोगों के अधिकार की बात था, तो उन सबों में थोड़ा थोड़ा उन्हें क्या मिली? आजादी मिली, और वहां के जो सम्राट थे वो भी संवैधानिक नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर ऐसे लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है कि रॉबस्पियर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखिए रॉबस्पियर के विषय में हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो रॉबस्पियर थे वो वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया था कि जो खाद्य पदार्थ और महंगाई है, इससे नाराज होकर उन्होंने हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत की थी। हिंसात्मक कहने का मतलब जिसे जब देखो जहां देखो उसे मार दो, यानी किसे मार दो? तो कुलीन वर्ग को या ऊंचे पदाधिकारियों को। तो ये इनका हिंसात्मक विद्रोह शुरुआत इन्होंने किया था रॉबस्पियर ने।
और आतंक राज्य का स्थापना किया। और इन्होंने किस राज्य की स्थापना किया? आतंक राज्य का। रॉबस्पियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। जो रॉबस्पियर था वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। उसने नए नए कानून बनाकर निचले तबकों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने नए नए कानून बनाए जिनमें उच्च वर्ग के लोगों को तोड़े और जो नीचे तबके के लोग थे उनको उन्होंने राहत पहुंचाया। परंतु उनके हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से उसे एक योजना के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया और 92 साथियों के साथ 28 जुलाई 1974 ईस्वी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि गिलोटिन होता क्या था, उस टाइम में गिलोटिन होता क्या था। अभी भी हम आपको बता देते हैं, एक प्रकार की मशीन होती थी जिसपे लोगों को फांसी दिया जाता था। गिलोटिन क्या होता था? एक प्रकार की मशीन होती थी, इस पे चढ़ा करके लोगों को फांसी दिया जाता था। तो यही काम रोस्पियर के साथ हुआ और उसके 92 साथियों के साथ भी हुआ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। इसमें कहता है कि फ्रांस की क्रांति के स्वरूप की विवेचना कीजिए। यानी फ्रांस की जो क्रांति थी उसका स्वरूप कैसी थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो मध्यम वर्गीय था। यानी इसमें मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज्यादा संख्या में शामिल थे, जिनके अधिकांश जो नेता थे और अधिकांश जो दार्शनिक थे वो यही मध्यम वर्ग से आते थे। 1789 की इस फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की नींव पड़ी तथा मानवाधिकारों की रक्षा की गई। साथ ही यूरोप के अन्य देशों में भी इन विचारों से प्रभावित हुए और वहां भी सुधारों के नए युग का सिलसिला शुरू हुआ। तो आपने देखा कि फ्रांस की क्रांति के स्वरूप कैसा रहा और यह अपने साथ साथ अन्य देशों को भी प्रभावित किया था और यह भी किसी दूसरे देश से प्रभावित भी हुआ था। तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जिसमें कहा है कि विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति का विशिष्ट महत्व है। इस क्रांति ने एक युग का अंत, और वो कौन सा युग था? तो मध्यकाल। मध्यकाल का इस युग में, इस क्रांति में अंत हो गया और दूसरे युग का आरंभ, जिसमें आधुनिक काल कहा जाता है, और आधुनिक काल की इसमें शुरुआत हुई। ठीक है, पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई एवं नई व्यवस्था की नींव पड़ी। प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद, व्यक्ति की महत्ता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की भावना इस क्रांति के परिणाम स्वरूप बलवती हुई। तो इस तरीके से हमने चैप्टर में जो क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ था उन सारे प्रश्नों का आंसर आपको करके बता दिए। आप लोग वीडियो पॉज कर करके उसे नोट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर आगे आने वाला वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का भी हम लघु स्तरीय क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्द ही कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।